गुड इवनिंग। आज मैं सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में चैप्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को पूरी तरह मैं आपको समझा दूंगा। मैं इस चैप्टर को घोट के पिला दूंगा आपको आज। इस चैप्टर में कुछ भी मगप या कुछ भी रट्टा सट्टा नहीं करना है, समझना है, चैप्टर को लॉजिकली समझना है। आप लॉजिक में फोकस कीजिएगा, चैप्टर को आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, स्कैनर का सम भी कराया हुआ है सारा। ठीक है, और मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा कॉर्पोरेट लॉ में कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ समझ के जाना है और क्या चीज़ अच्छा से याद करना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल मैं डायरेक्टली टॉपिक में आ रहा हूँ। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसको आईबीसी कोड 2016 बोलते हैं। ये एक्ट बना था 28 मई 2016 को। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स में एकदम अच्छा से समझा रहा हूँ, फोकस कीजिए समझने पे। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा टर्म है इंसॉल्वेंसी। मीनिंग क्या लिखा हुआ देखिए, इंसॉल्वेंसी इज व्हेन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशंस cannot meet its financial obligations for paying outstanding debts। सिंपल सा मीनिंग है इंसॉल्वेंसी मतलब जब कंपनी या कोई इंडिविजुअल अपना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। जब कोई इंडिविजुअल या कंपनी अपना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। मतलब समझिए कि उस कंपनी के पास अब पैसा नहीं है, उस कंपनी का बैंक का लोन बहुत ज़्यादा हो गया और कमाई नहीं हो रही है, बैंक का लोन या इंटरेस्ट उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके पास फंड और नहीं है पेमेंट करने के लिए। उस सिचुएशन को बोलते हैं इफ़ लायबिलिटी एक्सीड एसेट। चीज को समझ रहे हैं, यहाँ लायबिलिटी जो है एसेट से ज्यादा हो गई है। सिचुएशन सिंपल सा सिचुएशन है। इफ लायबिलिटी एक्सीड एसेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी केस कब राइज होगा? जब आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा और एसेट आपके पास है ही नहीं, आपका ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास एसेट नहीं है। उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सिंपल सा बात है, जब कंपनी अपना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उस सिचुएशंस को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। अब देखिए टर्म है बैंकरप्ट, और बैंकरप्ट का मीनिंग देखिए क्या बोलता है। बैंकरप्सी का मीनिंग है, देखिए बैंकरप्ट सिचुएशन कब आता है। देखिए, बैंकरप्सी occur when a court has determined insolvency and given order for resolution of insolvency। मतलब बैंकरप्ट का मतलब समझिए, जब आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। ये केस जो होता है बैंकरप्ट का कंपनी के केस में नहीं होगा, एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के केस में होगा। ये चीज़ समझ लीजिए, कंपनी के केस में लिक्विडेशंस होता है। तो बैंकरप्ट का मीनिंग समझिए कि आदमी इंसॉल्वेंट हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वह इंसॉल्वेंट हो गया है, अब आप रिजोल्यूशन प्रोसेस में जा सकते हो। समझ में आया? एक आदमी इंसॉल्वेंसी में मैंने खुद ने डिटरमाइन कर लिया कि मेरे पास और एसेट नहीं है लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, उस केस को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। लेकिन बैंकरप्ट में क्या है कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि नहीं, कोर्ट ने जस्टिफाइड सेटिस्फाइड होकर ऑर्डर दे दिया कि सामने वाला बंदा के पास और पैसा नहीं है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाएगा और काम करेगा। इंसॉल्वेंसी में आईबीसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो बैंकरप्ट मतलब समझिए, बैंकरप्सी कब अक्योर होता है? जब आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है प्लस कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है कि वह इंसॉल्वेंट हो चुका है। कोर्ट का ऑर्डर भी आ रहा है इसमें साथ में। देखिए, इट्स अक्योर इन केस ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में क्या होगा? लिक्विडेशन होगा। कंपनी जब कंपनी अपना एसेट का पेमेंट नहीं कर पा जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाए, या कंपनी खुद अप्लाई कर देता है लिक्विडेशन के लिए। लेकिन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के फर्म के केस में बैंकरप्सी का कंसेप्ट आएगा। समझ में आया? अब आते हैं हम, देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2006 का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको समझाएंगे। सिंपल सा देखिए, ये दो टर्म को समझिए। इंसॉल्वेंसी मीन्स जब आदमी या कंपनी अपना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। बैंकरप्सी कब होगा? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के फर्म के केस में होगा, कंपनी के केस में नहीं होगा। और बैंकरप्सी कब होगा? जब आदमी इंसॉल्वेंट हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो। कोर्ट का ऑर्डर भी है इसमें। अब ये पूरा एक्ट आपको अच्छा से समझाऊंगा। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2006 का फुल अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर का सब क्वेश्चन कराया, आप टेंशन मत लीजिए। पहला क्वेश्चन लॉजिक को समझिए, व्हाई दिस कोड मेड।
कोड क्यों बोलते हैं, एक्ट क्यों नहीं बोलते? कोड मतलब जब मल्टीपल्स ऑफ लॉज, माने बहुत सारा लॉ, बहुत सारा एक्ट जब एक ही चीज में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कोड। जैसे सरफेसी एक्ट, हाई कोर्ट का प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन और कंपनीज एक्ट का प्रोविजन सब मिल के जब बनाया जाता है उसको बोलते हैं कोड। कोड को आप मत समझिए, इस चैप्टर को समझिए कि वाई दिस कोड मेड, क्यों इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड क्यों बनाया गया, पर्पस क्या था कोड को बनाने का, इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था। देखिए क्या लिखा, देखिए फॉर टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केस विदिन 180 डेज ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशंस। देखिए क्या बोला गया है, पहले क्या होता था चीजें, प्रीवियसली टेक 4 to 5 years ड्यू टू मल्टीपल लॉस। पहले जब इंसॉल्वेंसी का केस आता था तो उसमें कम से कम 4 से 5 साल लगता था उसको रिजॉल्व करने में। क्रेडिटर आपका तब तक, बैंक जो जिससे आप लोन लेके रखे वो 5 साल वेट क्यों करे, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो क्या करता था कि 4 से 5 साल उस इंसॉल्वेंसी का जो केस है उसको रिजॉल्व करने में 4 से 5 साल लग जाते थे। क्यों लगते थे कि मल्टीपल लॉस थे। क्या होता था, कोई सरफेसी एक्ट का प्रोविजन हुआ तो सरफेसी एक्ट के हिसाब से होगा, चीज को समझिए। यदि हाई कोर्ट का होगा या सिविल कोर्ट का होगा तो सिविल कोर्ट उसका जस्टिफिकेशन देगा, फिर आदमी हाई कोर्ट पे जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। या डेप रिकवरी का होगा तो डेप रिकवरी के हिसाब से होगा, लेबर एक्ट का होगा तो लेबर एक्ट के हिसाब से होगा। सबका अलग अलग रोज अलग अलग प्रोविजन चलते थे रहते थे, उससे 5 से 7 साल लग जाता था, उसमें आदमी तो पैसा लेके फरार हो जाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि अब जो आईबीसी कोड के अंदर जो भी होगा उसको एनसीएलटी के थ्रू रूट करना पड़ेगा और उसी को सुप्रीम अथॉरिटी दे दिया गया है। इसमें एजुडिकेशन अथॉरिटी 2 दी गई है और वह दोनों के हिसाब से होगा। चीज को समझिए, एक बार आप पढ़िए, मैं इसको समझा रहा हूँ, एक्ट को देखिए, ठीक है। देखिए इंसॉल्वेंसी, देखिए अब चीज को समझिए। Why this code means for timely resolution of insolvency and bankruptcy case। बोलता है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का अभी जो इंडिया में केस होता है 6 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाता है। पहले जिसका 5 से 6 साल लगता था, 4 से 5 साल लगते थे, मिनिमम 4 से 5 साल लगते थे, वो आज के दिन 6 महीना में हो रहा है। कितना बड़ा फायदा हो गया। देखिए बैंक लोगों को फटाफट 6 महीना में पैसा मिल जाएगा, अपना ड्यू जो है फिनेंशियल ऑपरेशन क्रेडिटर को जो पैसा ड्यू है वो मिल जाएगा, बैंक को जो लोन दिया हो 6 महीना में उसका जो भी सेटलमेंट करना हो जाएगा। कंसोलिडेटेड मल्टीपल लॉज एंड एजुडिकेटेड अथॉरिटी, जो अलग अलग लॉज था उसको सब को एक जगह मर्ज कर दिया, नहीं जो भी इंसॉल्वेंसी का केस होगा इसी हिसाब से होगा, आईबीसी के हिसाब से होगा, एक ही लॉज इसमें चलेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो कोड का जो रूल्स है वही रूल फॉलो होगा और कोई रूल फॉलो नहीं होगा, चाहे कहीं भी इंसॉल्वेंट हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे बिजनेस प्रोसेस इजी हो गया। सिंपल सा समझिए, ये कोड इसीलिए बना कि सबसे पहले आदमी का जो है टाइमली रिजोल्यूशन हो रहा है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का केस था वो टाइमली सॉल्व हो रहा है, टाइम रिजॉल्व हो रहा है, इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और दूसरा बेनिफिट है कि इससे जैसे जैसे टाइमली हो रहा है केस सॉल्व तो क्या हो रहा है, बैंक लोगों को टाइमली पैसा भी मिल जा रहा है 6 महीने के अंदर, तो इससे क्या इंडिया में बिजनेस करना ईजी हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझ में आया। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लाने का पर्पस यही था कि टाइमली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो केसेस चल रहा है उसको टाइमली रिजॉल्व करना। दूसरा देखिए, व्हेन कैन कंपनी और इंडिविजुअल गो टू आईबीसी कोर्ट, बोलता है कि कुछ रूल्स होना चाहिए कि कब कंपनी या कोई इंडिविजुअल आईबीसी के कोर्ट में जा सके, मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए केस फाइल कर सके। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप बैंक का 10 रुपया मार लिए, 100 रुपया मार लिए, अब जाके आप आईबीसी कोर्ट में चल जाएंगे, ऐसे हो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारा केस हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि मिनिमम डिफॉल्ट, कम से कम डिफॉल्ट 1 लाख का होगा तभी आप आईबीसी में जा पाओगे। समझ में, मिनिमम 1 लाख का डिफॉल्ट होना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 1 करोड़ कभी भी बना सकता है, उसके पास पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस 1 लाख को 1 करोड़ करने का मॉडिफिकेशंस का पावर है। लेकिन आज के दिन आईबीसी में रूल्स 1 लाख का है, जब कंपनी या इंडिविजुअल 1 लाख का डिफॉल्ट करेगा तभी वो आईबीसी में केस फाइल कर सकता है। अब देखिए रीजन फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, क्यों इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्ट हो जाता है कंपनी, जानेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जब कोर्ट में एप्लीकेशंस करें तो ये बेसिक जानिए कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो क्यों जाता है। चीज को समझिए, सीधा सा बात है। देखिए सीधा सवाल है,
फिनेंशियल फेलियर ऑफ ए कंपनी, व्हेन ए कंपनी अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटीज, कंपनी का फिनेंशियल फेलियर हो गया, मतलब कंपनी अपना लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन नहीं दे पा रहा है, तो उसको बैंकरप्ट करना ही पड़ेगा, इंसॉल्वेंट उसके पास ऑप्शन है नहीं। या बिजनेस फेलियर, कंपनी अपना बिजनेस ही नहीं चला पा रहा है, अब क्या है, अब कंपनी बिजनेस नहीं चला पा रहा तो क्या चाहेगा, अब बिजनेस बंद कर दो, क्या है, एक ही तो ऑप्शन है, जब कंपनी बिजनेस नहीं चला रहा है बिजनेस को बंद कर दो, या कंपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो वही करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा। मिसमैनेजमेंट बाय प्रोमोटर, जैसे सहारा इंडिया के केस में प्रोमोटर ही बदमाश हो गए, प्रोमोटर ही सारा पैसा मारने लग गए, तो उसको अल्टीमेटली कोर्ट ही कर देगा आपका इंसॉल्वेंट। चीज को समझिए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया लिक्विडेट कर दो कंपनी को, क्योंकि कंपनी प्रमोटर लोग बदमाशी करने लग गए। समझ में आया? तो सीधा सा सिंपल सा है, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट का रीजन क्या होना चाहिए, कंपनी अपना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है या कंपनी अपना बिजनेस को नहीं चला पा रहा है। दो लॉजिक है, सिंपल सीधा बात है। क्या करेंगे आप, अपना यदि बिजनेस को चला ही नहीं पाएंगे तो बंद तो करना ही पड़ेगा, या आप अपना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो कब तक दे पाएंगे, तो आप उतना कमा ही नहीं पा रहे जितना आपका लायबिलिटी है, तो बंद करना ही पड़ेगा काम, और क्या कर सकते हैं। देखिए चीज को समझिए, लीगल फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को समझाइए, आईबीसी कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आईबीसी कोड जब बना, लीगल फ्रेमवर्क को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आईबीसी कोड, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आईबीसी कोड, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का है एकदम। इसके दो पिलर है, दो मेन पिलर है, क्या है, पहला है रेगुलेटरी बॉडी, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बनाएगी और उसको फॉलो किया जाएगा। तो एक हो गई रेगुलेटरी बॉडी और एक है एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेशन अथॉरिटी क्या है, किसके पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। आज कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट करना चाहता है अपने आप को, तो किसके पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। दो एजुकेशन अथॉरिटी बनाई गई, एक था एनसीएलटी और एक था डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला पिलर बताता हूँ, रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, फिर आप समझिएगा एजुकेशन अथॉरिटी। रेगुलेटरी बॉडी का मेन रूल है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो रूल्स बनेगा, क्या क्या रूल्स कंपनी को फॉलो करना चाहिए, इंडिविजुअल को क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसका सारा ज्ञानबाजी आईबी रेगुलेटरी बॉडी करेगी। अब रेगुलेटरी बॉडी में तीन बॉडी को मेनली बनाया गया, चीज को समझिए। पहला था आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, एंड तीसरा है आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, देखिए चीज को समझिए, आईबीबीआई क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाता है मेंबर्स लोगों का, उसको बोलते हैं आईबीबीआई, जिसमें चेयरमैन चेयरपर्सन वगैरह वो अपने हिसाब से सेटअप करता है, हाई लेवल का एक बोर्ड बनाता है। वो क्या करेगा, बोर्ड का काम क्या है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ये ड्राफ्ट करेगा। समझ में आया, मेन काम यही है आईबीबीआई का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाया कि आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनेगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसका देख रेख कौन करेगा, उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आईबीबीआई बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब दूसरा है आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ये क्या है, ये जो है ये अपने से बड़ा लिंक है। क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंडिया में जनरली 3 इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ, हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखिए आईबीबीआई का आईपीए में आप देखेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी 3 है, आईसीएमआई अपना इंस्टीट्यूट का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईसीएसआई का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड आईसीआई का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। माने 3 एजेंसी बनाई गई है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का काम करेंगे, मैंने अपनी इंस्टीट्यूट का एक बनाई गई है, सीधा सा बात है। अब उसके बाद आया आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसको बोलते हैं, जो आईपी माने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम पास करेगा, इसका आईपी का एग्जाम होता है,
उस एग्जाम को पार्टिकुलरली पास करेगा और उसके बाद आईपी का मेंबरशिप लेगा, मतलब आईपी का एग्जाम पास करेगा प्लस आईपी का मेंबरशिप लेगा कि हम आईपी का काम करना चाहते हैं, उसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलते हैं। चीज को समझिए, रेगुलेटरी बॉडी में इसका रूल्स रेगुलेशंस कौन देखेगा? आईबीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई लेवल के चेयरमैन मेंबर लोगों को अपॉइंट किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए आईबीसी कोड का, उसको बोलते हैं आईबीबीआई। आईबीबीआई का मेन काम होता है, आईबीबीआई क्या करता है? आईपीए को अपॉइंट कर देता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आप लोग एजेंसी देखिए, आप लोग अपने अपने बंदे लोगों को अपॉइंट कीजिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का काम करेगा। समझ में आया? ये बोर्ड जो सारा रूल्स रेगुलेशन बनाता है, इस बोर्ड ने ही आईपीए को बनाया। आईपीए में हमारे इंस्टीट्यूट करता है आईपीए का काम, और इंस्टीट्यूट क्या करता है? आईपीए में अपने को ट्रेनिंग देता है और अपने मेंबर्स लोगों को आईपी बनाता है। सिंपल सा चीज़ है, कोई एकदम सिंपल सा चीज़ है, प्लीज को समझिए। ये रेगुलेटरी बॉडी बनी, माने रेगुलेटरी बॉडी मतलब माने चीज को समझिए। रेगुलेटरी बॉडी नाम में छुपा हुआ है कि रेगुलेशंस बनाने के लिए कोई बॉडी को बनाया गया। आईबीसी कोड का रेगुलेशंस बनाने के लिए एक बॉडी को अपॉइंट किया गया, वो मेन बॉडी का नाम है आईबीबीआई। उसके अंडर आईपी आता, हम लोगों का इंस्टीट्यूट आता है और हमारे इंस्टीट्यूट के अंडर हम लोग आते हैं मेंबर्स लोग। समझ में आया? अब देखिए, एजुकेशन अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी का मेन काम है कि आज कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी करना चाहता है, अपना इंसॉल्वेंट एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर रिजोल्यूशंस फाइल करके अपने आप को इंसॉल्वेंट करना चाह रहा है। चीज को समझिए, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कोई भी एप्लीकेशंस फाइल होगा, कंपनी का यदि होगा तो एनसीएलटी के थ्रू होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के थ्रू आज के दिन कंपनी लिक्विडेट होना चाहती है तो एनसीएलटी में ही एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। याद रखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का कोई भी केस हो, कंपनी का हो तो एनसीएलटी के पास होगा, और अदर देन कंपनी हो तो डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोलते हैं। आज कंपनी को छोड़ के कोई आदमी और यदि फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा डीआरटी के पास। मतलब आईबीसी का रूल्स बनाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी आईबीबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और आईबीबीआई के अंदर जो केसेस होगा, जो आदमी और कंपनी केस फाइल करेगा, वो करेगा एजुकेशन अथॉरिटी के पास, मतलब एनसीएलटी के पास या डीआरटी के पास। देखिए आगे, देखिए ये चीज़ देखिए, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करता है। आईपी एजेंसी हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, और आईपी कौन है? ए मेंबर ऑफ अबव इंस्टीट्यूट हु पास आईपी एग्जाम एंड बिकम मेंबर ऑफ आईबीबीआई। फिर वो क्या है? मेंबर बन के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का काम करेगा। सीधा सा बात है, मतलब जो प्रोसेस होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में वो काम करेगा उसका। अब देखिए नेक्स्ट, ये स्कैनर क्वेश्चन है। स्कैनर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, और एक क्वेश्चन आया। तो पहले मैं इसको बता रहा हूँ, सिंपल सा, आप लॉजिकली इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार समझिए अच्छा से। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी कोड, कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनी इंडिया में बनी है, सीधा से याद रखिएगा, जो भी कंपनी इंडिया में बनी है, ऑब्वियसली जो भी कंपनी इंडिया में बनी है तो इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी होगी, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब आपको खाली कंपनी वर्ड याद भी रखेंगे तो हो जाएगा। कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो सीईएससी लिमिटेड है कोलकाता में, वैसे चीज को समझिए। पहला है कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट, कंपनी में दो चीज कवर हो गया। फिर आगे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म, यदि पार्टनरशिप फर्म होगा, और बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी माने अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आप इंश्योरेंस में एप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सा याद रखना है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में, या वह कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है स्पेशल एक्ट में। कंपनी में दो पॉइंट याद रखना है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है कंपनीज एक्ट में, और कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है स्पेशल एक्ट में। कंपनीज एक हो गया, दूसरा एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म, एकदम याद रहेगा आपको, पार्टनरशिप फॉर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर हो, सिंपल सा है। तीसरा इंडिविजुअल, बस। पहला है कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में, स्पेशल एक्ट में, दूसरा है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, तीसरा है इंडिविजुअल, और चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया आप किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को
अलाउ कर सकते हो। सिंपल सा है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी कोड, किस पे आईबीसी कोड एप्लीकेबल नहीं है? बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये सब के ऊपर अलग रूल्स बनाए गए हैं। बैंक, आरबीआई वगैरह अलग रूल बनाया बैंक पे, वो सब फॉलो किया जाए। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस है। इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक आईबीसी कोड का सिंपल सा ये बोलना चाहता है कि आईबीसी कोड का प्रोसेस क्या है, कैसे आईबीसी कोड में कंपनी और वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होता है, वही बोलना चाहता है। इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का स्टेप्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का, प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले कंपनी का केस, ठीक है, कंपनी का केस है इसीलिए अपने एनसीएलटी पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। कंपनी का केस नहीं होता तो अपने दूसरा पे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन देते हैं। कंपनी का केस है, देखिए एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले एनसीएलटी को एप्लीकेशंस दिया जाएगा कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहला एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। अब देखिए एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट। तीन जन एप्लीकेशंस दे सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कंपनी। देखिए अब मैं एकदम सिंपल, बाद में ये अपने पढ़ेंगे फिनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है, कॉर्पोरेट क्या है। मैं एक सिंपल सा टर्म में बता देता हूँ। फिनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिससे कंपनी ने फिनेंशियल लायबिलिटी ली है, मतलब लोन वगैरह जिससे लिया है, जैसे बैंक से लोन लिया है। फिनांस जिससे कंपनी ने कराया है उसको बोलते हैं फिनेंशियल क्रेडिटर, मतलब जो हमको फिनांस दिया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जो उनको माल सप्लाई किया है, सपोज हम स्टील बनाते हैं तो स्टील का रॉ मटेरियल उनको जो दिया है उसको बोलते हैं ऑपरेशन। मेरा जो यूनिट है उसको ऑपरेशंस के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ जो मटेरियल सप्लाई किया उसको बोलते हैं, जो मेरे को मटेरियल सप्लाई किया उधार में मटेरियल दिया है तो वो हो गया मेरा ऑपरेशनल क्रेडिटर। और कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है। तो बोलता है जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है एनसीएलटी के पास? फिनेंशियल क्रेडिटर दे सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर दे सकता है, कंपनी दे सकता है। एक बार ये टर्म को मैं तीनों बता देता हूँ, फिनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है एक बार देख लीजिए, तब आप अच्छा से समझ पाओगे। Financial creditor means a person who gives financial debt to the company like loan etc. Financial creditor उसको बोलते हैं जिसने financial debt कंपनी को दिया है, जैसे बैंक ने कंपनी को फिनेंस दिया है, लोन दिया है, जिसने कंपनी को फिनेंस दिया है उसको बोलते हैं financial creditors। समझ में आया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो इसने लोन दिया है, एनबीएफसी कंपनी को लोन दिया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है? पर्सन हु गिव्स ऑपरेशनल डेप्ट। ऑपरेशन मतलब कंपनी का ऑपरेशन करने के समय जो डेप्ट लगा है, जैसे हम मैन्युफैक्चर करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रॉ मटेरियल लगा उसको बोलते हैं टू द कंपनी लाइक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। समझ में आया? अब देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन किया जाएगा एनसीएलटी को। एनसीएलटी को कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है? क्रेडिटर कर सकता है, फिनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है और कंपनी कर सकता है। कंपनी में कौन करेगा? कंपनी का शेयर होल्डर कर सकता है। कंपनी खुद तो नहीं कर सकता है, कोई आदमी ही करेगा, तो कंपनी का शेयर होल्डर कर सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी कर सकता है और कंपनी का मैनेजमेंट कर सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी कर सकता है। तो सीधा सा बात है, तीन जन एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कंपनी। दूसरा देखिए NCLT can accept or reject the application intimate within 14 days। NCLT के पास पावर है, वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन आपको 14 दिन में बता देगा। मतलब उसको लगेगा कि हाँ एप्लीकेशन का सारा फॉर्मेलिटीज किया हुआ है, कंपनी ने सब सही बताया है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको लगेगा कि कंपनी गलत बता रहा है, उसने एप्लीकेशन का फॉर्मेलिटी सही से नहीं किया, तो वो रिजेक्ट कर सकता है, उसका ऑन विल पे है। समझ में आया? अब देखिए डॉक्यूमेंट सबमिटेड विथ अबव एप्लीकेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा एनसीएलटी को जब एप्लीकेशन देंगे। तो एविडेंस रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट मेड, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उसका कुछ एविडेंस देना पड़ेगा कि फिनेंशियल क्रेडिटर का मैंने
पैसा मार लिया है, 1 लाख रुपए ड्यू है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा कंपनी को, बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी प्रूफ देगा। और नेम ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैंने इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, ये मेरे बिहाफ में काम करेगा। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले एनसीएलटी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एनसीएलटी के पास पावर है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद एनसीएलटी को हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशंस के साथ, और उसके बाद एनसीएलटी को फीस भी देना पड़ेगा 25,000 रुपये का। समझ में आया? एनसीएलटी को सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशंस में कुछ डॉक्यूमेंट भी देंगे, एनसीएलटी के पास पावर है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन 14 दिन में हमको बताएगा। और उसके बाद एप्लीकेशंस का फी जो 25,000 होता है वो भी देंगे एनसीएलटी को। सिंपल सा चीज़ है। देखिए, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये हमको बता चुके हैं 6 महीना के अंदर एनसीएलटी को इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। फिर देखिए, सिंपल सा चीज है। फिर बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ मोराटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। मोराटोरियम क्या होता है? टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ ए लॉ टू अलाउ ए लीगल चैलेंज। मतलब जब ये इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस चलेगा, रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस चलेगा, उस समय उस कंपनी के ऊपर और कोई केस उस भी नहीं कर सकता, बैंक चाह के भी केस नहीं कर सकता कि पैसा ड्यू है तो कोई भी उस कंपनी के ऊपर फिर से केस नहीं कर सकता। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ए लॉ हो जाएगा। कोई इस कंपनी के ऊपर कोई ग्राउंड में भी कोई केस उस नहीं कर सकता। उसका इनकम टैक्स में भी केस चल रहा होगा, डिमांड का पैसा मांगा, कोई कुछ नहीं दे सकता है। सुप्रीम अथॉरिटी एनसीएलटी है इसमें। वो पीरियड को डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो वो एक तो पब्लिक अनाउंसमेंट दे देगा कि कंपनी को हम इसका एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, इसको रिजोल्यूशन प्रोसेस में कंप्लीट कर दिए। एनसीएलटी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज पेंडिंग। यदि एप्लीकेशन पेंडिंग है या उसमें कुछ ड्यूज है देना, डॉक्यूमेंट्स, इफ क्रेडिटर नॉट इशू, भैया क्रेडिटर ने बोलता है क्रेडिटर ने पेमेंट का बिल ही नहीं भेजा हम पे, तो हम कैसे पेमेंट करते हैं? ऑब्वियसली इफ क्रेडिटर नॉट इशू इनवॉइस फॉर पेमेंट, तब वो एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकता है। देखिए चीज को समझिए। इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लीगल, सिंपल सा है। हम एनसीएलटी के पास अप्लाई करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स देके और कुछ फीस भी देना पड़ेगा। एनसीएलटी को हमको डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उसके पास फीस भी देना पड़ेगा 25,000 का, और एनसीएलटी के पास पावर है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन एनसीएलटी को कंप्लीट करना पड़ेगा कितना? 180 दिन में। ठीक है, और जब वो प्रोसेस में चलेगा तो एक टू मोराटोरियम डिक्लेयर कर देगा कि आप कोई केस नहीं कर सकता है इसके ऊपर, और पब्लिक न्यूज़पेपर में डिक्लेयर कर देगा कि इस कंपनी को हम लोग ये कर रहे हैं, इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल केस चल रहा है, उस पर कोई अब फर्दर एक्शन नहीं ले सकता है। और एनसीएलटी में चाहेगा तो कर देगा, लास्ट में फाइनल ऑर्डर दे देगा। यदि कंपनी होगा, कंपनी लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगा। अब लिक्विडेशन का ऑर्डर देगा तो क्या होता है, चीज़ को समझिए। आप चीज़ को लॉजिकली समझिए। कंपनी गया एनसीएलटी के पास, बोला कि हमको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस का प्रोसेस में जाना है। ठीक है, एनसीएलटी ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जब एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया और सारा फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया, फाइनल जब ऑर्डर एनसीएलटी दे दिया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का, जब फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगा तो क्या होगा कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। वो क्या करेगा? कंपनी का जितना एसेट है उसको बेच देगा। उसके बाद जो जो पैसा आएगा सबसे पहले वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को पैसा देगा। ठीक है, बैंक वगैरह का लोन सब क्लियर करेगा। उसके बाद एसेट से कुछ और पैसा बचता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर लोन को पैसा देगा। समझ में आया? बैंक क्या होता है, चीज़ को समझिए। मैंने कंपनी ने एनसीएलटी के थ्रू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में गया, एनसीएलटी ने कंपनी का ऑर्डर भी दे दिया कि हाँ, कंपनी जो कि हम लोग माने इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी का कोड के हिसाब से कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं लिक्विडेशन का, और कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, कंपनी का एसेट बेचेगा और लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, यही होगा। कंपनी को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर समझ में आया? सिंपल सा प्रोसेस है। क्यों बनाया गया, समझ में, लॉजिक को समझिए कि एक्ट को क्यों बनाया गया। क्योंकि पुराने एक्ट में बहुत सारा टाइम लगता था कंप्लीट करने में। ये 2 क्वेश्चन और पूरा जो कंसेप्ट बताया हूँ मैं, उस कंसेप्ट को आप जरूर समझिएगा। इसको जरूर आप समझिएगा। ये जो है ना, लीगल फ्रेमवर्क इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू।